दृष्टिकोण नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 22 मई यानी कि आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए और जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास रखी गई है। तो आज जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी मनाने के पीछे के महत्व और इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पर्यावरणविद सुशील द्विवेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। सर सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने के पीछे का मोटिव क्या है, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी है क्या और आम जनता इसे कैसे समझे? बिल्कुल, आपने जैसा कि अभी शुरुआत में बताया कि पूरी दुनिया मिलके बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता पर चर्चा करेगी, बायोडायवर्सिटी के बारे में समझने की कोशिश करेगी, बायोडायवर्सिटी के फ़ायदे बताने की कोशिश की जाएगी और बायोडायवर्सिटी क्यों ख़त्म हो रही है इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये जो बायोडायवर्सिटी जो अगर आप कहें कि ये क्या है, तो बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता दो शब्दों से मिलके बना है। इंग्लिश में कहेंगे बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, सजीव, जिनके अंदर जान होती, और डाइवर्सिटी कहलाता है डिफरेंट फॉर्म। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि धरती पर जो अलग अलग जीवन के रूप पाए जाते हैं उन्हें हम जैव विविधता कहेंगे। और सरल ढंग से समझिए, मैं और आप तमाम प्रकार की फसलों का उपयोग करते हैं, कई प्रकार के फलों का उपयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारे आसपास चारों तरफ परिवेश में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की तितलियां देखी होंगी आपने, अलग अलग उनकी सुंदरता होगी, अलग अलग प्रकार के भौरे देखे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि और सरल भाषा में कि पानी में पाए जाने वाली काई, जिसे हम एल्गी कहते हैं, से लेके बड़े बड़े विशाल दरख्त, सिकोया का ट्री समझिए या लंबे यूकेलिप्टस के पेड़ समझिए, बरगद का पेड़, तो जो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, या फिर छोटी सी चींटी से लेके गौरैया से होते हुए आगे चलते हुए और बड़े विशाल एलिफेंट जो कि ज़मीन पर रहने वाला एक बहुत बड़ा जंतु है, और इसके अलावा व्हेल मछली जो एक स्तनपायी है, मैमल है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं के बारे में समझ को बढ़ाने के लिए उनके क्या उपयोग हैं, मेरे आपके जीवन में वो क्या भूमिका अदा करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए कि आने वाली पीढ़ी समझे कि भाई ये बायोडायवर्सिटी क्या है, ये जैव विविधता क्या है, और हम इसको कैसे खोते जा रहे हैं और आगे चल के कैसे बचाएंगे। इसलिए ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत ये प्रयास शुरू किया गया कि हम 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएंगे और हम धरती को बचाने के अपने तरफ से कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। बायोडायवर्सिटी ज़रूरी क्यों है और इसके कारण क्या हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि कई प्रजातियां विलुप्त भी हो चुकी होती हैं। जी जी बिल्कुल। तो इनके फायदे नुकसान क्या हैं, आप अगर स्पष्ट करें। बिल्कुल आकांक्षा जी, आप और हम लोग शायद एक बचपन से भ्रम पाले हुए हैं कि ये धरती मेरी अपनी है, मतलब सब कुछ जो कुछ धरती पर संसाधन पाए जा रहे शायद मेरा ही अधिकार है, और ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा हमें आपको एक मतलब गलत हम लोगों ने ये बात सीख ली, समझ ली, महसूस कर ली। ऐसा नहीं है, ये धरती सभी जीव जंतुओं की है, ये धरती जितने भी सजीव इस धरती पे पाए जा रहे उतना ही अधिकार उनका है जितना मेरा आपका है। लेकिन हम और आप इंसान ने, चूँकि इंसान सबसे बुद्धिमान प्राणी है धरती का, और हम अगर इकोलॉजी की दृष्टि से और इंटेलेक्चुअल वे में कहें तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा शैतानी इंसान ही कर रहा है धरती को परेशान करने की। तो ये जो धरती पर हम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग प्रकार के जो भी संसाधन पर अधिकार किया, कई प्रकार के जीव जंतुओं की ओवर हंटिंग की, अपने भले के लिए कुछ एक्सेसिव शिकार किए, हमने ऐसे काम किए, ऐसे अपना लाइफ स्टाइल जी कि जिसकी वजह से ये धरती का जो पर्यावरण है ये बुरी तरह से प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुआ। और
आज और हम लोग उस चीज़ का सामना कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जा रही, कहीं पे सूखा हो रहा है, कहीं सुनामी आ रही, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर अर्थक्वेक भी देखने को मिल रहा है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की जो मौसमी चरम परिस्थितियां हैं, ये जीव जंतुओं को बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं, उनके लिए बहुत ही दुखद बात हो रही है। और ये बायोडाइवर्सिटी धीरे 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 ख़त्म होती जा रही है। अब आपने साथ में ये भी पूछा कि भाई मैं और आप कैसे जाने कि बायोडाइवर्सिटी मुझे और आपको क्या फ़ायदा है। तो सोचिए ज़रा, हम लोग सुबह सुबह जब जागते हैं तो जागने के बाद हम लोग बाहर जब जाते हैं, बाहर देखते हैं, दीदार करते हैं तो बढ़िया अच्छी अच्छी चिड़ियाँ दिखाई देती हैं, भौरे गुंजायमान होते हैं, कोयल बोलती हुई सुनाई देती है। तो ये हमें बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। और हमें आपको जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो हमें अलग अलग प्रकार के जो हरे भरे पौधे और हरे भरे पेड़ हैं उनसे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से है। हम और आप लोग बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। तीज त्यौहार भारतीय परंपरा का हिस्सा हैं और आपने देखा होगा कि उन त्योहारों को मनाते समय हम लोग कभी नदियों की पूजा करते, कभी जंगलों की पूजा करते, कभी जीव जंतुओं की पूजा करते। तो देखिए ये बायोडाइवर्सिटी के रूप हैं। मुझे और आपको ना जाने कितनी प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। एक अध्ययन किया गया, देखा गया कि कैंसर की 70% के आसपास की औषधियों का रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ हमें जैव विविधता से प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से प्राप्त होता है। मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि अगर ये जैव विविधता ख़त्म हुई, जो कि अलग अलग प्लांट के रूप में, ट्री के रूप में हो सकती, तो मुझे आपको औषधियाँ नहीं मिल पाएंगी। आपको पता होगा हम लोग एक टिकिया या गोली खाते हैं जो जिससे बुखार उतरता है, कुनैन की गोली कहते हैं, सिनकोना नामक पेड़ की छाल से निकलती वो किससे? जैव विविधता का हिस्सा है। आपको याद होगा बचपन में जब मुझे और आपको कभी चोट लग जाती थी तो माँ हमारी या आपकी हल्दी वाला दूध देती थी, या गले में इन्फेक्शन होता था तो हल्दी मिला के दूध को गोल्डन मिल्क कहते थे। तो वो हल्दी वाले पेड़ जो पौधा होता है छोटा सा, उससे हमें और आपको हल्दी के राइजोम से वो चीज़ प्राप्त होती थी। तो ये जो हम ये देखिए जैव विविधता के रूप में जो गांव के हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो दातून करते हैं। हम और आप लोगों ने भी बचपन में दातूनें की हैं, कहीं ना कहीं से जब जाते हैं गांव में आप रहे होंगे। उन दातूनों के पीछे देखा होगा बबूल, नीम, जो भी अलग अलग दातूनें हैं उनमें औषधीय गुण, ये भी मुझे आपको बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त होती हैं। सब्जियां, फल, ना जाने, मतलब हम अगर मॉनेटरी इसका कैलकुलेशन करें तो हम इसका पैसों के आधार पर कोई भी इसका हम आकलन नहीं कर सकते। इतना हमें और आपको ये बायोडाइवर्सिटी देती है, इतना बायोडाइवर्सिटी से हमें आपको मिलता है। ये पूरी धरती है आकांक्षा जी, इसमें ताना बाना है। मतलब ये हम और आप लोग बहुत फूड चेन कहलाती है, खाद्य श्रृंखला। सन से जो लाइट एनर्जी के रूप में आ रही है, जिसको हमें दिखाई दे रहा है प्रकाश, लेकिन उसके साथ जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी का 1% हिस्सा हमारे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं, वो कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। उससे ऑक्सीजन गैस मिलती है और फिर हरे पौधों को दूसरे जीव जंतु खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बकरी खाती है, जैसे आपने देखा होगा टिड्डा या ग्रासहॉपर खाता है। तो ऐसे ये हर्बीवोरस एनिमल हुए, वो किसी और जंतु के भोजन का पार्ट होते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाता है, फिर उसको फिर कोई दूसरा एनिमल। तो ऐसी खाद्य श्रृंखलाएं हमारे इकोसिस्टम में चल रही हैं और ऐसी कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, सब मिलके एक फूड वेब बनाती हैं और उसकी वजह से मेरा आपका जीवन संभव हो पाया है। तो ये बायोडाइवर्सिटी की एक लिटरल मीनिंग है। लखनऊ की बात करें हम, आप और मैं और आप लखनऊ को देखा होगा, लखनऊ के तो बहुत सारे शहर छोटे छोटे जो हिस्से हैं, कोई किसी को हम आलमबाग कहते हैं, किसी को हम चारबाग कहते हैं, किसी को हम लालबाग कहते हैं। तो ये बाग शब्द कैसे आया? अर्थात कभी ना कभी हरियाली इतनी ज़्यादा रही, यहाँ बाग थे, पुराने लोग बताते हैं, लेकिन आज वो बाग कहाँ चले गए? तो ये हमें और आपको सोचना है कि हम और आप किस प्रकार से प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रहते आए हैं। ये भारत की रिवायतों में हैं, ये भारत की ट्रेडिशन में हैं और ये भारत के कहते हैं संस्कृति का हिस्सा है। जैसे आपने जिक्र किया बागों का,
तो विकास के नाम पर जब सड़कें बनाने की बारी आती है जी। या बिल्डिंग्स बनाने की बारी आती जी। है तो दावे किए जाते हैं जी। कि पेड़ पौधों को हम नहीं काटेंगे, लेकिन देखा जाता है कि धड़ल्ले से पेड़ पौधे बिल्कुल काटे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं प्रकृति पर पड़ रहा है। तो कैसे हम पर्यावरण को बचाएंगे अगर इसी तरीके से विकास के नाम पर पेड़ पौधे कटते चले जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, आपने कहा, देखिए एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास। अब टिकाऊ विकास वो होता है कि जैसे मुझे अभी ज़रूरत हुई तो मैंने अपनी ज़रूरत पूरी की, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी मैं रख के जाऊँ, कुछ आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा के जाऊँ। तो कहते हैं ना, मुझे महात्मा गांधी जी याद आ रहे हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि दिस अर्थ हैव इनफ टू सेटिस्फाई अवर नीड बट नॉट ग्रीड। मतलब मेरा आपका लालच पूरा नहीं कर सकती, मेरी आपकी ज़रूरतें तो पूरा कर देगी, ज़रूरतें तो हमारी आपकी पूरी हो सकती। तो आपने जो कहा कि जो शहरों के नाम पर हम स्मार्ट सिटी की आजकल देख रहे हैं, हमारा लखनऊ भी उसका पार्ट है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर और भारत के अलग अलग शहर हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बात का आह्वान करते हैं कि हम लोग स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं। तो देखिए, स्मार्ट सिटी के साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना है कि हमारा जो जंगल है, जो फॉरेस्ट एरिया है, इट शुड बी अराउंड 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द सिटी। बट ये नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत बात हुई। तो 1/3 भाग पे जंगल होना चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, ये पैरामीटर होना चाहिए। लेकिन हम लोग स्मार्ट सिटी की कल्पना क्या देख रहे हैं, वो आपने देखी होगी कि हम लोग सीमेंट के चमचमाती हुए बड़े बड़े बहुमंजिली इमारतें, या फिर रोड देख रहे हैं, सड़कें, ये तमाम आर्टिफिशियल चीज़ें। तो हमें और आपको प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा। देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तमाम वातावरणीय चरम परिस्थितियों के कारण परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ये छोटी छोटी झांकी हैं जो हमें और आपको जगा रही हैं कि भाई आप जाग जाइए। कि देखिए, वही बात हो गई ना कि जैसे अगर आप और हम लोग नहीं जागे तो आगे आके हमको ऐसे थपेड़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा आगे आके 10-20 साल में, जिसमें हमें और आपको आने वाली जनरेशन को अगर अच्छी धरती देनी है, उनको उनके लिए अच्छा जीवन की कल्पना करना है, तो हमें अभी से बदलाव लाना पड़ेगा। जिस तरीके से जैसे कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उससे बचने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, मतलब लड़ने के लिए कि रोका जा सके ग्लोबल वार्मिंग को? देखिए, धरती का एवरेज तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस रहा है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, और हम इंसानों ने तमाम प्रकार की ऐसी एंथ्रोपोजेनिक मानवीय गतिविधियां की, जिसकी वजह से वो तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और ये बढ़ते बढ़ते अब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट चाह रहे हैं कि उसको हम 1 डिग्री के आसपास ही रखें, 1.5 डिग्री पर ना जाने दें, नहीं तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियां मुझे और आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि जैसे आपने ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कहा, बेमौसम बारिश हुई, बाढ़ आई, जो तटीय समुद्री क्षेत्र हैं, शहर हैं, वो डूब जाएंगे। हो सकता है भविष्य में कोलकाता डूब जाए, हो सकता है कुछ भाग चेन्नई के डूब जाए, अंडमान निकोबार द्वीप डूब जाए। आप और हम लोग मालदीव जाते, मालदीव पूरा संकट में है कि वो गायब हो जाएगा। तवालू आइसलैंड के बारे में कहा जा रहा है कि अगले कुछ सालों में ये गायब हो जाएगा। और इंडोनेशिया ने तो अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी, भाई उसकी राजधानी धीरे धीरे समुद्र में डूबती चली जा रही, तो उन्होंने दूसरी जगह अपनी राजधानी बनाना शुरू कर दी, और बन भी मतलब काफ़ी हद तक गई है। तो ये जो स्थितियों से बचना है, आपने जैसे कहा, तो इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि आजकल स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन रहा है जिसे हम कहते हैं मिशन लाइफ। लाइफ LIFE कहलाता। लाइफ की फुल फॉर्म होती लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब हम पर्यावरण हितैषी जीवन जिएं, अपने अंदर ऐसा स्वाभाविक बदलाव लाएं, इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। मैं और आप अपने अंदर क्या ऐसा बदलाव लाएं, मैं हुए, आप हुए, हमारे कैमरामैन हुए, हमारे आसपास के लोग हुए, कि ये धरती पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने में कुछ मदद करें। जैसे मिसाल के रूप में हम लोग सुबह जल्दी जाग सकते, ये जाग सकते हैं, सुबह जागेंगे तो हमको सनलाइट प्रॉपर मिल जाएगी। लाइट हमको ऊर्जा बंद करनी पड़ेगी घर पर, उससे हम कहीं ना कहीं से एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऊर्जा पर निर्भरता कम कर रहे हैं। और जल्दी बिस्तर पे जाएं,
ये भी एक अच्छी बात है भाई। क्यों हम रात के 2 बजे पढ़ें जिससे कि हमको लाइट जलाना पड़े? भाई कुछ हद तक तो हम बदलाव ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सन की लाइट की एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। घर के आसपास हम हरियाली को लगाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अपने घर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं उनको ग्रीन हाउस, खुले ऐसे खिड़की दरवाजे की व्यवस्था कर सकते हैं। और बच्चे अपनी चेयर टेबल खिड़की के पास लगाएं, ऐसा काम किया जा सकता है। इसमें बात, अगर जिनके घर में मान लीजिए एसी है तो क्या वो एसी की सेटिंग को 18-19 के स्थान पर 24 करके योगदान दे सकते हैं। 24 में बड़े अच्छा कूलिंग होती है, लेकिन फिर भी एक तरफ कूलिंग बढ़ा के और फिर कंबल ओढ़ के सोना, ये कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो इससे ऊर्जा कम खाएगा एसी, और जब कम ऊर्जा अर्थात कम थर्मल पावर प्लांट में कम कोयला जलेगा तो हमारी ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी। सोलर पैनल लगा सकते हैं हम लोग घर में, उससे सोलर लाइट जनरेट हो सकती है। हम लोग लोकल फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंसेप्ट है फूड माइल, मतलब मेरे आपकी थाली में जो भोजन आ रहा है ये भी कंट्रीब्यूट करता है कुछ ना कुछ इस ग्रह की दशा को बदलने के लिए। क्योंकि अगर आप आसपास के खेतों में उगाया हुआ भोजन खाएंगे, फल फूल खाएंगे, तो उसमें कम ऊर्जा खर्च होगी। और आप उसी स्थान पर विदेशों से मंगाया हुआ, दूरी से मंगाया हुआ भोजन, फल फूल लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, तो आपकी ऊर्जा की निर्भरता बढ़ेगी। कपड़ों, फास्ट फैशन का ज़माना है आजकल। देखा होगा कि आपको 2 कपड़ों की ज़रूरत है, आप गए खरीदने, उसके साथ 3 या 4 मुफ्त हैं, और वो भी आप 4 बार 3 बार धोया वो ख़राब हो गया। और आप मुझे कहते हुए थोड़ा सा मतलब बुरा ना मानिएगा, विशेषकर हमारी जो नारी शक्ति हैं गर्ल्स, उनको तो बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सा कॉन्शियस होती हैं फैशन में, तो उनको वार्डरोब में तो कपड़े ही कपड़े रहते हैं। तो देखिए हर कपड़े के पीछे पानी छिपा हुआ है। इसे हम कहते हैं वर्चुअल वाटर। मेरा कपड़े हुए, आपके कपड़े हुए, कोई भी व्यक्ति पहनता, मतलब मैं ये पहने हूँ तो इसमें लगभग 5000 लीटर पानी लगा होगा इसको बनाने में। अब आप कहोगे कि इसमें पानी तो कहीं नहीं सा दिखाई दे रहा है, तो ये खेतों में उगाया गया होगा कॉटन को, फिर उससे ये वहाँ फैक्ट्री तक पहुँचा, इसके बाद मेरे पास आया। आपने प्रोग्राम शुरू करने के पहले 1 कप कॉफ़ी पी, तो उसमें कितना पानी लगा होगा आप बताइए भाई। आप बहुत से बहुत क्या कहेंगे, 50 ml, 100 ml, 200 ml, लेकिन एक गणना की गई तो 140 लीटर पानी लगता है 1 कप कॉफ़ी के बनाने में। तो अब देखिए ये एक अलग ही कंसेप्ट हो गई कि हर चीज़ के पीछे पानी छिपा है। मतलब हम चीज़ों की बर्बादी अगर कर रहे, तो ज़्यादा कपड़े खरीद रहे, तो इन टाइम हम एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे, और कहीं ना कहीं से हम वर्चुअल वाटर अर्थात एक कंसेप्ट है वाटर फुटप्रिंट अपने ज़्यादा उन्हें जनरेट हो रहे, मेरे आपके, मतलब ज़्यादा चीज़ों का हम उपभोग करेंगे तो ज़्यादा पानी हम वेस्ट कर रहे हैं, ये समझिए। उसे कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। मतलब कोई भी सामान हम लोग उपयोग करते हैं तो उसकी बनाने में, उसको तैयार करने में कुछ ना कुछ पानी खर्च होता है, और वो कहलाए वाटर फुटप्रिंट या वर्चुअल वाटर, जो मुझे आपको वैसे नहीं दिखाई देता। तो इसके प्रति हमको जितनी ज़रूरत है उतना ही ना हम यूज करें भाई। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का, इसके लिए हमें इंडस्ट्री को भी बदलना पड़ेगा कि चीज़ों को टिकाऊ बनाएं। पहले 20 साल पहले जो कपड़े बनते थे वो हम लोग 1-1, 2-2 साल तक लगातार पहनते थे, ख़राब नहीं होते थे, कलर नहीं फेड होता था। आजकल 4 बार 6 बार धो दिया वो ख़राब हो गया, क्योंकि आजकल यूज एंड थ्रो का ज़माना है, फास्ट फैशन इसे कहते हैं। तो ये सब चीज़ों के प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये हम किस तरफ जा रहे हैं। इससे तो हमारी धरती एक समय एक बार ऐसा होगा कि भाई कूड़े का ढेर हो जाएगी। हम और आप लोग बुरी तरह से प्लास्टिक से घिर चुके हैं। मतलब प्लास्टिक की स्थिति ऐसी होगी आकांक्षा जी कि जैसे मैं अपने शरीर से ब्लड को अलग अलग कर दूं तो मेरा जीवन चक्र खत्म हो जाएगा, ऐसे ही अगर हम प्लास्टिक को अब अलग ही नहीं कर सकते, ये मेरे खून का हिस्सा हो गया। आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम और आप लोग 1 सप्ताह में एक ATM या डेबिट कार्ड के वजन के बराबर लगभग 7 से 8 ग्राम प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक के रूप में इनहेल कर रहे, खा रहे, पी रहे, कहीं ना कहीं से जा रहा मेरे आपके शरीर में, या तो हवा के द्वारा माइक्रो प्लास्टिक के रूप में, या पानी में घुला हुआ है उसके रूप में मेरे अंदर जा रहा है, या खाद्य पदार्थों में पैकेजिंग तमाम प्रकार की होती है
हम और आप लोग कई बार देखा होगा जल्दी जल्दी में प्लास्टिक की थैली में चाय भी गरम गरम ले आते और उसी को डाल के पी जाते। प्लास्टिक के कंटेनर उपयोग कर रहे हैं, प्लास्टिक के आप लोग ब्यूटी के अलग अलग प्रसाधन यूज करते हैं, माइक्रो बीड्स हुआ, शैम्पू हुआ, वो प्लास्टिक के होते हैं। कहीं ना कहीं से वो हमारी घर की नाली से होते हुए फिर जाते हुए अंतोगत्ता वो समुद्र में पहुंच जाती। और समुद्र में कहा जा रहा है कि इतना प्लास्टिक 2050 तक जमा हो जाएगा कि मछलियों की संख्या कम हो जाएगी। और ये प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा आगे चल के हमें और आपको हो रहा है। तो ये जो हम और आप तो सीधे प्रभावित हो रहे, लेकिन ये जैव विविधता इससे गायब हो रही, मतलब अलग अलग जीवन के रूप गायब हो रहे। और ये जो परिस्थितियां जो गलत हो रही हैं, इससे अगर एक स्पीशीज गायब होती है, जैसे मैंने आपको खाद्य श्रृंखला या फूड चेन बताई थी और कई फूड चेन मिलके फूड वेब बनाती, तो एक स्पीशीज अगर गायब हो गई तो उससे जुड़ी हुई तमाम स्पीशीज अफेक्टेड होती हैं, प्रभावित होती हैं। और एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि बड़ी ही दुखद परिस्थिति डेवलप हो जाती है इकोसिस्टम में, सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। और कहीं ना कहीं से हम लोग देख रहे हैं तमाम समस्याओं के रूप में। हम लोगों ने जंगल खत्म कर दिए, तो अब हम लोग 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में जी। छोटे छोटे ही बदलाव करते जी। हैं तो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण को, जैव विविधता को एक तरीके से पॉजिटिव योगदान पॉजिटिव योगदान, और ऐसे व्यक्ति प्रो प्लानेट पीपल कहलाते हैं। और ये भारत की एक कंसेप्ट है, ये मिशन लाइफ। आपको मैं बताऊं, ये दुनिया में और कहीं नहीं किया गया, ये हमारे देश में शुरू किया गया। और इसके जो टारगेट में है स्कूली बच्चे हैं, स्कूलों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कि ये, क्योंकि आपने देखा होगा, आप और हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में रहे और आज भी बच्चों के साथ हैं, तो बच्चे बड़े चेंज मेकर होते हैं। अगर उनको बचपन से ही चीज़ें सिखा दी जाए, वो पौध जो अभी जस्ट आ रही है, अभी उन्होंने स्कूल गए, अपना पढ़ना लिखना शुरू किया, तो अगर हमने उनको अच्छी आदतें सिखा दी तो वो बदलाव लाना शुरू करेंगे सोसाइटी में, घर में। और मैं और आप काफ़ी दिन हो गए अपने ऐसा जीवन जीते हुए, और हमसे कहा जाए कि भाई ये बदलिए, यूज टू हो गए तो हमको कष्ट होगा। लेकिन छोटे बच्चों को शुरुआत से ही हम अच्छी आदतें डाल दें तो ये पूरी कायनात बदल देंगे, लोगों को जागरूक कर देंगे। सबसे अच्छे मैसेंजर होते हैं। और हमारा देश तो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि हमारे देश में स्कूल जाने वाले बच्चे और कॉलेज जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 32 करोड़ के आसपास है। सोचिए, ये यंग जनरेशन है, फौलादी स्नायु तंत्र वाले लोग हैं, जो सोच लेते हैं उस तरफ वो रास्ता बना देते हैं। तो सोचिए जरा, अगर हम इन सबको अच्छे रास्ते पे प्रकृति हितैषी जीवन जीने के लिए प्रेरित करने में सफल हो पाए, तो ये दुनिया के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण एक देन होगी। यानी कह सकते हैं कि जागरूकता की भी बहुत जरूरत है, बिल्कुल, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। बिल्कुल। तो आप आज इस जैव विविधता दिवस को लेकर आप संदेश हमारे दर्शकों को क्या देना चाहते हैं? कैसे वो पर्यावरण को बचाएं, कैसे वो बायोडाइवर्सिटी को बचाएं, आगे आएं, आम नागरिक कैसे इस चीज़ को समझे और अपना योगदान कैसे? देखिए, इस साल की थीम ही है हार्मोनी विद नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाओ, प्रकृति हितैषी जीवन जियो, प्रकृति को अपना समझो। ये नहीं कि कोई और बचाने नहीं आएगा, मुझे और आपको ही मिलके बचाना है। ये प्रकृति मेरी आपकी ही है, जिसको हमें बचाना है। इनको, कुओं को, नदियों को, समुद्र को, वाटर बॉडीज को, वेटलैंड को, चिड़ियों को, जंगल को, इन सबको हमें बचाना। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर ये कहीं अलग हो गए हमसे तो ये आने वाली धरती हमें माफ़ नहीं करेगी। हमको अब आने वाली जो जनरेशन है वो हमें आपको माफ़ नहीं करेगी। हमें आपको अपने जीवन में इंडिविजुअल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करना है, स्वयं से बदलाव लाना शुरू करना है, तभी हम इस धरती को बदलने में सहायक होंगे। और इस बार की थीम ही बता रही है कि प्रकृति के साथ आप हार्मोनियस नेचर, मतलब प्रकृति के साथ आप इस प्रकार का बर्ताव करिए जो प्रकृति हितैषी हो, मतलब अपना ही समझ के, जिससे कि और अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाके आप इस धरती के हरेपन को लौटाने में, जैव विविधता को बढ़ाने में अपनी मदद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने हमारे साथ पर्यावरणविद सुशील त्रिवेदी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम पर्यावरण को अपना समझकर बचा सकते हैं। जैव विविधता दिवस को आज पूरा देश मना रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप सुशील त्रिवेदी जी की तरफ से बताए गए हर उन टॉपिक्स को अच्छे से ग्रहण करेंगे और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।
है।